25 साल हो गए हैं। ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। वैसे भी जब वे तब नहीं पकड़े गए तो अब क्या पकड़े जाएंगे। सुनीता देवी ने निराशा और उपेक्षा से एसआई धर्मेंद्र सिंह की तरफ देखते हुए कहा, माताजी, मैं तो चाहता हूँ कि आपके पति के हत्यारों को सज़ा मिले, आपके पति की आत्मा को शांति मिले, लेकिन आप ही मेरा साथ नहीं देना चाहती। पेट से थी मैं, घर में पूजा पाठ और खान पान रखा था। मैं थक कर सो गई। वो देर रात तक पार्टी करते रहे। जब मैं सुबह उठी तो आंगन में उनकी खून सनी हुई लाश पड़ी हुई थी। क्या रामू और टिल्लू ने कत्ल किया था? क्या आपने कुछ देखा था? रात को वो उन्हीं के साथ पार्टी कर रहे थे। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। वो कभी नहीं पकड़े गए। शायद पुलिस उन्हें पकड़ना ही नहीं चाहती थी। नहीं माताजी, वो पुलिस के हाथ कभी आए ही नहीं। अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। भगोड़ा घोषित कर दिया या पुलिस वालों ने भगा दिया? ये सब पुलिस की मिलीभगत है। अब क्यों आए हो तुम मेरे पास? क्यों आए हो मेरे जख्मों को हरा करने? चले जाओ, चले जाओ, सुनीता कहकर बिलखने लगी। निराश होकर इंस्पेक्टर धर्मेंद्र वापस अपने थाने तुगलकाबाद आ गए। थाने आकर उन्होंने दोबारा किशनलाल मर्डर केस की फाइल को मंगवाया। किशनलाल का मर्डर 1993 में हुआ था। घटना को 24 साल बीत गए थे। मर्डर केस के आईओ, जो कि बहुत पहले रिटायर हो चुके थे, उनसे इंस्पेक्टर पहले ही मिल चुके थे। उन्हीं की मदद से उन्होंने तुगलकाबाद के उस घर का पता लगाया जहां पर कभी किशनलाल का कत्ल हुआ था और जहां किशनलाल की पत्नी रहती थी। पर वहां जाकर पुलिस को निराशा हाथ लगी। पता चला कि सुनीता अपने पति के मर्डर के कुछ साल बाद ही वहां से शिफ्ट हो गई। बहुत मशक्क़त के बाद पुलिस ने किसी पड़ोसी से उसका पता प्राप्त किया और उसे उत्तम नगर के एक एड्रेस पर ट्रेस किया। सुनीता का पता लगने पर इंस्पेक्टर धर्मेंद्र को कुछ उम्मीद जगी थी, पर यहाँ सुनीता ने उन्हें निराश कर दिया। वो इस केस को खुलवाना ही नहीं चाहती, वो कुछ बताना ही नहीं चाहती। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र फाइल बंद करके रखते ही हैं कि उनके मोबाइल पर फ़ोन आता है। सर, मैं सनी बोल रहा हूँ, सुनीता का बेटा। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सनी, हमारे पास ना तो कातिलों की कोई तस्वीर है, ना पता ठिकाना। बस तुम्हारी माँ ही उन्हें पहचानती हैं। अगर वो मदद करेंगी तभी हम इस केस में कुछ कर पाएंगे। तुम अपनी माँ के साथ दोबारा अंबेडकर नगर की वाल्मीकि बस्ती में जाओ। वहाँ तुम्हारी माँ का कोई ना कोई पुराना पड़ोसी या परिचित निकल आएगा। उनकी मदद से रामू और टिल्लू या उनके किसी रिश्तेदार का पता लगाने की कोशिश करो। हमारी एक टीम आज ही फर्रुखाबाद से लौटी है। वह रामू के गांव में उसका पता ठिकाना लगाने गई थी। पता चला है कि वह 25-26 सालों से वहां गया ही नहीं है। 2 दिन बाद सनी फ़ोन करता है। सर, मैं और मेरी माँ अंबेडकर नगर गए थे। वहाँ से एक महत्वपूर्ण सूचना मिली है। लाली नाम की एक लड़की है जिसका विवाह शिवहर नाम के लड़के से हुआ है। शिवहर रामू का भतीजा लगता है। उसका पता आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। एक और बात, शिवहर के माता पिता दोनों ही मर चुके हैं। पिछले साल उसकी माँ की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका कोई क्लेम है जो कि सेटल नहीं हो रहा है। थैंक यू सनी, तुम्हारे पिता के कातिल अब पुलिस से ज़्यादा दूर नहीं हैं, कहकर इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने फ़ोन रखा। इंश्योरेंस की सारी जानकारी प्राप्त करके पुलिस की एक टीम मेडिकल एजेंट्स बनकर शिवहर के घर पहुंची। वहां पर उन्हें शिवहर की पत्नी लाली मिली। क्लेम सेटल करने के नाम पर उससे कई सारे फार्म भरवाए गए और उनके सभी रिश्तेदारों के नाम और पते लिखवाए गए। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने जब लिस्ट चेक की तो उसमें रामू का नाम पता नदारद था। 3 दिन बाद दूसरा सिपाही क्लेम अधिकारी बनकर वहां पहुंचा और उसने कहा कि अभी भी इसमें कुछ लोगों के नाम नदारद हैं। इत्तेफाक से शिवहर उस दिन घर पे था। उसने लिस्ट चेक की तो कहा, हाँ, इसमें रामू चाचा का नाम नहीं है, पर वो पिछले 24 सालों से हमसे मिले जुले नहीं हैं। माँ पिताजी उनका नाम जरूर लेते थे, उनका नाम रामू है। इंश्योरेंस अधिकारी बने सिपाही ने कहा कि बिना उनकी एनओसी के क्लेम नहीं मिल पाएगा। या तो आप उनका या उनके किसी जानकार का पता दे दें, फ़ोन नंबर दे दें, ताकि हम उनसे एनओसी प्राप्त कर लें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आ रही है। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। अब आगे सुनिए। शिवहर इंश्योरेंस अधिकारी को एक नंबर लाकर देता है। ये आकाश का नंबर है, रामू चाचा का लड़का। उससे पापा की ही बात होती थी। मेरी इससे 10 साल से कोई बात
नहीं हुई। आकाश के नंबर पे फ़ोन लगाया जाता है तो वह बंद पाया जाता है। फिर पुलिस फ़ोन नंबर में लगाए गए कागज़ों से एड्रेस निकालती है। एड्रेस लखनऊ का निकलता है। पुलिस वहां पहुंचती है तो निराशा हाथ लगती है। पता चलता है कि आकाश वहां पर किराए पर रहता था और वह घर खाली करके बहुत पहले जा चुका है। तफ्तीश में पुलिस को पता चलता है कि उस फ़ोन नंबर से कभी आकाश ने फेसबुक अकाउंट बनाया था। पुलिस उस अकाउंट में आकाश के कुछ दोस्तों से कांटेक्ट करती है और उससे आकाश का पता प्राप्त करती है। इंश्योरेंस एजेंट बने पुलिस वालों को तब झटका लगता है जब आकाश उन्हें बताता है कि उसके पिता का नाम रामू नहीं अशोक है और उसके पिता उससे 10 साल से अलग रहते हैं और स्टेशन के आसपास कहीं रिक्शा चलाते हैं। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र को जब यह पता चलता है तो एक बार तो वह सोचते हैं कि वह गलत ट्रैक पे हैं, लेकिन फिर वह अपनी जांच को जारी रखने का फैसला करते हैं। स्टेशन के आसपास रिक्शा चलाने वालों से पुलिस वाले इंश्योरेंस अधिकारी बनकर मिलते हैं और उन्हें फ्री रिक्शा स्कीम का लालच देते हैं और अशोक को भी ट्रेस करते हैं। अशोक को फ्री रिक्शा के झांसे में फंसा के रखा जाता है और सुनीता को दिल्ली से शिनाख्त के लिए बुलवा लिया जाता है। सुनीता अशोक के चेहरे को गौर से देखती है और फिर चिल्ला के कहती है, हाँ यही रामू है, और बेहोश हो जाती है। रामू को दिल्ली ले आया जाता है और पुलिस के सामने वह तोते की तरह सारी बात कबूल लेता है। किशन लाल से रामू का जीजा टिल्लू एक प्लॉट खरीदना चाहता था। इसी सिलसिले में उनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन ऐन मौके पर बात बिगड़ गई। उस रोज़ पार्टी में भी उन दोनों में कहासुनी हो गई और शराब के नशे में उन्होंने किशन लाल की हत्या कर दी। टिल्लू के बारे में पूछने पर वह बताता है कि टिल्लू और वह हत्या के बाद भाग निकले थे। टिल्लू ने उसे यही कहा था कि अगर पुलिस से बचना है तो साधु महात्मा बन के भेष बदल करके इधर उधर निकल जाओ। उसके बाद से उसकी टिल्लू से ना कभी कोई बातचीत हुई है, ना कोई मुलाकात। तफ्तीश करती हुई पुलिस टिल्लू के रिश्तेदारों के पास पहुंचती है। एक रिश्तेदार से उन्हें पता चलता है कि टिल्लू साधु हो गया है और वह कभी कभी एक नंबर से फ़ोन किया करता है, लेकिन वह फ़ोन कब करेगा इसका किसी को नहीं पता। नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया जाता है। 2023 में वो नंबर कन्याकुमारी में खुलता है। पुलिस की टीम वहाँ भेजी जाती है, लेकिन जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती पता चला कि रामदास वहाँ से निकल चुका है। नंबर की जांच कराने पर पुलिस को यह भी पता चलता है कि यह नंबर रामदास के एक व्यक्ति के आधार कार्ड से लिया गया है। जिस रिश्तेदार से टिल्लू कभी कभी बात करता था, उससे पुलिस को पता चलता है कि टिल्लू ज़्यादातर ऋषिकेश में रहता है और उसे भंडारे का खाना बहुत पसंद है। पुलिस की टीम ऋषिकेश जाती है और अलग अलग जगह होने वाले भंडारों और मंदिरों में टिल्लू का पता लगाने की कोशिश करती है, पर उन्हें निराशा हाथ लगती है। फिर पुलिस खुद भंडारा करने का निर्णय लेती है। इस दौरान टिल्लू का नंबर सर्विलांस पर लगा रहता है और बीच बीच में उसे बजाकर देखा जाता रहता है। भंडारे में बार बार आने वाले लोगों पर भी निगाह रखी जाती है, पर पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। 2 दिन तक भंडारा बीत गया, लेकिन टिल्लू का कोई सुराग नहीं मिला। मिलता भी कैसे, ना तो उसकी कोई तस्वीर थी, ना फ़ोन नंबर ही ट्रेस हो रहा था। भंडारे का तीसरा दिन, पूरी सब्जी बट रही थी, तभी इंस्पेक्टर धर्मेंद्र को सर्विलांस वाले अधिकारी ने बताया कि टिल्लू के नंबर की लोकेशन मिली है। जब लोकेशन को ट्रेस किया गया तो पता चला वो भंडारे वाली जगह के बेहद करीब है। उसके फ़ोन को बजाया गया तो फ़ोन की घंटी वहीं पर बजी। धीरे से एक पुलिस अधिकारी उसके पास पहुंचा और बोला, टिल्लू। वो एकदम से घबरा गया। रामदास उर्फ टिल्लू की शिनाख्त के लिए एक बार फिर सुनीता की मदद ली गई और सुनीता ने उसे पहचानने में कोई गलती नहीं की। पुलिस की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण दोनों अपराधी 24 साल बाद पकड़े गए और पुलिस अब उन्हें अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है। यह केस हमें बताता है कि पुलिस अगर चाहे तो पाताल से भी अपराधी को ढूंढ सकती है और ना चाहे तो आग पर पट्टी बांधकर बैठी रहे। कहानी को अंत तक सुनने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें।